नमस्कार दोस्तों, यह अपनी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10वीं का डिटेल जो व्याख्या कर रहे हैं उसकी दूसरी क्लास है। जैसा कि अपन ने पिछली क्लास में इतिहास का काल विभाजन किया था, प्राग युग, आद्य युग, ऐतिहासिक युग। तो प्राग युग में तो कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं था। दूसरे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध था आद्य युग में, तो जो है वो कहीं पर स्पष्ट नहीं था और उसको पढ़ना संभव नहीं था, ऐसा था। और तीसरा जो मिला वो तीसरा वाला था ऐतिहासिक युग, क्योंकि 600 ईस्वी से वर्तमान तक जारी है। और ये जो युग था इसमें लिखित और स्पष्ट सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। ठीक है। प्रागैतिहासिक काल, प्राक युग में राजस्थान पढ़ा था अपन ने, तो उस समय जो है प्राचीन काल में जो है कंदमूल फल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। मानव नदियों के किनारे निवास करता था ताकि उसको पानी की पूर्ति हो सके। और उसके पश्चात अपन ने पढ़ा था पूर्व पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पाषाण काल में मुख्य रूप से क्या मिलते हैं, क्वार्टजाइट नाम के पत्थर मिलते हैं। और 1870 में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंदरगढ़ से पत्थर से बनी हुई पाषाणकालीन हस्त कुठार हैंड एक्स खोज निकाली थी। और इसी प्रकार से शेटनकार ने झालावाड़ से उपकरण निकाले थे। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए अपन चले थे कहाँ पर, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में जो है जेस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट, कल्चेडोनी आदि जो पाषाणों से बने हुए उपकरण हैं, जिनमें कौन कौन से थे, ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्केपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। और इन उपकरणों को क्या कहा जाता था, माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण कहा जाता था। ठीक है। और ये जो सभ्यता है नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो काल था, ये पश्चिमी राजस्थान में लूणी नदी और चित्तौड़ की बेड़त नदी और विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। जबकि प्राक पाषाणकालीन जो उपकरण हैं वह चंबल नदी और बनास नदी के किनारों पर बसी बस्तियों से प्राप्त हुए हैं। उससे पता लगता है कि वहाँ पर सभ्यता विकसित थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल की अगर बात करते हैं तो नवपाषाण काल में जो है सीकर, झुंझुनू, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि आते हैं। अब आज जो पाठ अपन पढ़ने जा रहे हैं उसमें है राजस्थान में धातु काल। राजस्थान में धातु काल, जैसा कि ताम्र, बात करें अपन किसकी, ताम्र पाषाण काल की, तो ताम्र पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, ताम्र और ताम्र कांस्य काल। एक तो ताम्र यानी कि तांबा और पत्थर, एक ताम्र और ताम्र, एक तांबा और तांबा। ठीक है। और एक कांस्य काल, तो तीन है ये, ताम्र, तांबा और पत्थर, तांबा और तांबा, और एक कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण कालीन और ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्तरों में देखो, प्राचीन जो स्थल हैं उन स्थलों में कौन कौन है, ताम्र पाषाण कालीन जो स्थल हैं उनमें कौन कौन है अपन बात कर सकते हैं। सबसे पहले आता है गणेश्वर सीकर। गणेश्वर कहाँ पर है, गणेश्वर सीकर में स्थित है। और उसके बाद बात करें कालीबंगा। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। इसके पश्चात गिलुंड, गिलुंड राजसमंद में है। आहड़ और झाड़ोल उदयपुर में है। ठीक है। पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़ में है। कुराड़ा नागौर में है। प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। ठीक है। कुराड़ा नागौर में है। साबणिया और पुग्गल बीकानेर में है। इसके बाद नंदलालपुरा, किराड़ोत और चितवाड़ी जयपुर में है। नंदलालपुरा जयपुर में है, चितवाड़ी जयपुर में है, और एलाना जालौर में है, किराड़ोत जयपुर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, और कोल माहौली सवाई माधोपुर में है। कोल माहौली कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में कोल माहौली है। तो बात करें आगे, कोल माहौली सवाई माधोपुर में और मल्लाह भरतपुर आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। तो ये पूछा भी जाता है एग्ज़ाम में
कौन सी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हो जाएगा अपना। तो अपन बात कर सकते हैं किस किस की, अपन बात कर सकते हैं एक तो तांबा और तांबा। ठीक है, एक तो तांबा और तांबा, एक तो तांबा और पत्थर था, एक तांबा और तांबा था, और एक कांसी काल था। 3 थे। ठीक है, इन तीनों में सबसे पहला तो गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, कालीबंगा हनुमानगढ़ में है, गिलुंड राजसमंद में थी, आर जाडोल उदयपुर में, पिंड पांडलिया चित्तौड़ में है, कुराड़ा नागौर में है, साबणिया पोंगल बीकानेर में, नंदलालपुरा केड़ारोत और चितवाड़ी जयपुर में है, एलाना जालौर में है, बूढ़ा पुष्कर अजमेर में है, कोल माहौल सवाई माधोपुर में, मल्लाह भरतपुर में है आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अपन बात करते हैं लौह काल की। ताम्र और कांस्य काल के पश्चात पहले तो कौन सा काल आया? तांबा का काल आया, फिर कांस्य काल आया। तो तांबे और कांस्य काल के बाद लोहे का ज्ञान और उसके प्रयोग ने मानव के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। युगांतकारी मतलब जब लोहे का प्रयोग हुआ तो बहुत ही चेंज हो गया माहौल। ठीक है, इसने कृषि उपकरणों और हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को बदल दिया। राजस्थान में नौह भरतपुर, ये प्रश्न पूछा भी गया है, लोहकालीन जो सभ्यता है वो कहाँ पर थी? तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है, तो ताम्र और कांस्य काल के पश्चात लोहे का ज्ञान और उसका प्रयोग मानव इतिहास की युगांतकारी घटना थी। इसने कृषि उपकरणों तथा हथियारों की गुणवत्ता को बढ़ाकर सारे परिदृश्यों को बदल दिया। ठीक है, उसके बाद राजस्थान में नौह भरतपुर, कहाँ पर? राजस्थान में नौह भरतपुर। नौह कहाँ पर है? भरतपुर में। तो जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में, रेड टोंक में आदि स्थानों से लौह संस्कृति के समय के अनेक जो है हथियार और उपकरण मिले हैं। किसकी संस्कृति के? लौह संस्कृति के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। उसके बाद यदि बात करें यहाँ पर, तो उसके बाद बात करते हैं तो तांबे और कांस्य काल के बाद आया था ये लोहा। ठीक है, और बात करते हैं उसके बाद कहाँ मिले? नौह भरतपुर में मिले, जोधपुरा जयपुर में मिले, सुनारी झुंझुनू मिले, रेड टोंक में मिले आदि स्थानों पर लौह संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले हैं। नौह से प्राप्त, कहाँ से? नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। कुल मिला के नौह भरतपुर से जो लोहे के अवशेष मिले हैं वो भारत में लोहे का युग का क्या हुआ था? आरंभ। तो कुल मिला के नौह भरतपुर से लोहे के युग का क्या माना जाता है? आरंभ माना जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया है। ये प्रश्न, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है। ये वाला नौह से प्राप्त लोहे के अवशेष भारत में लोह युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं। ठीक है, जोधपुरा तथा सुनारी से, जोधपुरा और सुनारी कहाँ पर है? झुंझुनू में। जोधपुरा तथा सुनारी से लोहे को गलाने की भट्टियाँ, लोहा क्या किया जाता था? लोहे को गलाया जाता था। तो लोहे गलाने की भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र, लोहे गलाने की भट्टियाँ मिली है और अस्त्र शस्त्र मिले हैं, बनाने के कारखाने और अवशेष मिले हैं। रेड टोंक, रेड कहाँ पर है? टोंक में। तो रेड टोंक में तो लोहे की सामग्री प्रचुर मात्रा के कारण राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान का टाटा नगर किसे कहा जाता है? राजस्थान का टाटा नगर, रेड टोंक को राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर प्रचुर मात्रा में लोहे की सामग्री मिली है। और जो है जोधपुरा और सुनारी झुंझुनू में, तो जोधपुरा जयपुर और सुनारी झुंझुनू में तो लोहे को गलाने की भट्टियाँ मिली है, अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखाने के अवशेष मिले हैं। और सबसे पहले बात करें स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई लोहे की? नौह भरतपुर से। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके पश्चात लौह काल के बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की, ये भी प्रश्न जो है एग्जाम में आ चुका है कि लोहे काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग, कौन सा रंग? सलेटी रंग। सलेटी रंग की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में जो है सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन, मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, तो सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति, सलेटी रंग के चित्रित मृदभांड संस्कृति जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेंटेड ग्रे वेयर यानी PGW,
पेंटेड ग्रे वेयर का उदय हुआ। इस संस्कृति के अवशेष विराटनगर कहाँ कहाँ पर मिले? विराटनगर जयपुर में, जोधपुरा जयपुर में, सुनारी झुंझुनू में और नोह भरतपुर आदि स्थानों से मिले। कौन से? पेंटेड ग्रे वेयर, PGW, पेंटेड ग्रे वेयर मतलब सलेटी रंग की चित्रित मृदभांड संस्कृति। ठीक है, इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईस्वी में हुआ था। इसके पश्चात भारतीय इतिहास के साथ राजस्थान के इतिहास का भी ऐतिहासिक युग आरंभ हो गया। तो 600 के बाद से अब तक का ऐतिहासिक युग कहलाता है। ठीक है, अपन पढ़ भी चुके हैं ये। तो इसमें से जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न यही बनेगा, ध्यान रखिएगा। पेंटेड ग्रे वेयर कौन सी सभ्यता की, कौन से काल की है? तो पेंटेड ग्रे वेयर लोह काल के पश्चात राजस्थान में स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड का उदय हुआ, जो कहाँ पर मिले? अवशेष विराटनगर और जोधपुरा जयपुर, सुनारी, नोह भरतपुर स्थानों पर मिले, जो 600 ईस्वी पूर्व में जो है इनकी खोज हुई थी। उसके बाद देखो आगे चलते हैं अपन, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। अब इसमें जो है बहुत कम मैटर दे रखा है, हालांकि राजस्थान की जो प्राचीन जो सभ्यताएं हैं, तो राजस्थान की प्राचीन सभ्यता में बात करता हूँ कालीबंगा सभ्यता की। इसकी बात करें कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा का मतलब क्या होता है? कालीबंगा का मतलब होता है, काली का मतलब होता है काले रंग की और बंगा का मतलब होता है चूड़ियाँ। तो काले रंग की जो चूड़ियाँ हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? कालीबंगा। प्राचीन सरस्वती और तो कालीबंगा का तात्पर्य क्या है? और अगर बात करें, अगर मान लो प्रश्न आ जाए कि कब की ये कालीबंगा का जो है कब की बताई जाती है, तो अपन लिखेंगे इसको कब की बताई जाती है? 2500 से, अपन बताएंगे इसको 2500 से 1750, 2500 से 1750, तो 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। ध्यान रखिएगा, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व हनुमानगढ़ ये सभ्यता विकसित हुई। 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व हनुमानगढ़ में। कालीबंगा, कालीबंगा का तात्पर्य क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ। और प्राचीन दृश्यद्वती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र है, जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई हड़प्पा से भी प्राचीन बताई जाती है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित यह सभ्यता आज 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। कितने हज़ार वर्ष पूर्व? 6000 वर्ष से भी प्राचीन मानी जाती है। इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के दौरान प्राप्त काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम पड़ा, क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ क्या होता है? चूड़ी होता है। सर्वप्रथम 1952, ये यहाँ से प्रश्न आता है, सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष, किसने? अमलानंद घोष ने इसकी खोज करने के बाद सन 1961 और 62 में BB लाल और BK थापर, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है। तो सर्वप्रथम 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की। उसके बाद 1961-1962 में BB लाल और BK थापर द्वारा उत्खनन का कार्य किया गया, और उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने आए। कितने स्तर सामने आए? 5। ध्यान रखिए कितने स्तर हैं, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर इस सभ्यता के सामने आए। तो 1952 में तो अमलानंद घोष थे, ठीक है, और 1961-62 में BB लाल और BK थापर थे। तो बात कर सकते हैं अपन 5 स्तर, कितने स्तर सामने आए? 5 स्तर। आगे चलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन मानी जाती है। तो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कौन सी है? कालीबंगा सभ्यता, ठीक है, हड़प्पा से भी प्राचीन मानी जाती है। वह तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। मतलब एक तो 3, एक 4 और एक 5। तीसरा, चौथा और 5वां जो है एक किसके समान मानी जाती है? हड़प्पा के समान मानी जाती है, ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के समान मानी जाती है। तीसरी, चौथी और 5वीं जो स्तर है वो हड़प्पा सभ्यता के समान माना जाता है। इसी आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया है, और प्राक हड़प्पा कालीन सभ्यता और हड़प्पा कालीन सभ्यता। कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया गया है। देखो प्रश्न यहीं से बनता है, ये यहाँ से प्रश्न पूछा गया ये। तो कालीबंगा जो सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर था, मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को, मिट्टी की जो ईंटें थी उनको क्या किया गया था? ये है मेन, तो ये यहाँ पे
धूप में पका करके प्रयुक्त किया गया था। मिट्टी की ईंटें थी जिनको धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन और उनके अवशेष पतले और हल्के थे। कैसे थे? पतले और हल्के हैं, जिसमें उनकी सुंदरता और सुडौलता का अभाव है ना। पतले और हल्के हैं, इस वजह से सुंदरता और सुडौलता का अभाव है। बर्तनों का रंग कौन सा है? लाल रंग। ध्यान रखें, कौन सा रंग है? कालीबंगा में लाल रंग, जिन पर काली लाल रंग है। लाल रंग पे क्या है? लाल रंग पे एक तो काली और सफ़ेद रंग की क्या खींची हुई ये रेखाएं। लाल रंग है, लाल रंग पर काली और सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची हुई है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सटीक पूछ लिया जाता है जब उसका मूड अच्छा होता है पेपर सेटर का, तो डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो उत्तर हो जाएगा कालीबंगा से। ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में कितनी फसल? 2 फसल। ये भी पूछा गया है, एक ही खेत में 2 फसल उगाने वाली कौन सी सभ्यता है? तो 2 फसल उगाने वाली सभ्यता है। और 2 फसल कौन कौन से? एक तो जौ हो सकता है और एक गेहूँ हो सकता है। तो 2 प्रकार के हैं। एक तो क्या हो सकता है? एक तो हो सकता है जौ और एक हो सकता है क्या? गेहूँ। जौ और गेहूँ 2 प्रकार की फसल, ये 2 प्रकार की फसल उगाई जाती थी। ठीक है, तो 2 फसलें। कालीबंगा से मिली कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की समाधान पद्धति। समाधान का मतलब होता है यहाँ पे जो जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उनको क्या किया जाता? समाधान, यानी कि दफनाया जाता था। ठीक है, दफनाया जाता था, जानकारी मिलती है। साथ ही एक बच्चे के कंकाल में, ये प्रश्न जो है RPSC ग्रेड थर्ड में रीट एग्ज़ाम मेंस में पूछा गया है। ये प्रश्न ऐसा ही आया था और कथन कारण में था। कथन कारण में क्या था? देखो मैं बताऊँ आपको किस प्रकार से। ये जैसा कि मैं प्रश्न कथन कारण से रिलेटेड प्रश्न, अब जो ये वीडियो मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, इसके पश्चात मैं कथन कारण संबंधी प्रश्नों को करवाऊँगा, जो आप ज़रूर देखें। इन्हीं जो पेज, जितने पेज पढ़ा है मैंने, उनसे रिलेटेड ही कथन कारण संबंधी प्रश्न मिलेंगे आपको। एक बच्चे वहाँ पर कैसे आया था? सबसे पहले उसने क्या किया था? उसने दिया कथन। क्या दिया उसने? कथन दिया। और कथन में क्या दिया? कथन में दिया एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं। और आगे जोड़ दिया कालीबंगा। कालीबंगा में एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में कितने छेद मिले हैं? 6 छेद मिले हैं। उसके नीचे क्या दिया? कारण। उसके नीचे क्या दिया? कारण। और कारण में क्या दिया? जिस मस्तिष्क शोथ बीमारी की इलाज का, जिसे जो है मस्तिष्क शोथ बीमारी की इलाज का प्रमाण माना जाता है। तो कथन और कारण दोनों क्या है? सही है। और व्याख्या भी कर रही है। जो कारण है ये इस कथन की व्याख्या कर रहा है। सही बात है। 6 छेद मिले, क्यों मिले? जो किसके प्रतीक है? मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज के प्रमाण माना जाता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या क्या मिला? उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ से प्राप्त खिलौनों, बैलगाड़ी, क्या क्या मिला? एक तो बैलगाड़ी मिली, एक हवन कुंड मिला, एक लकड़ियों की नाली। ये विशेष है, लकड़ियों की नाली। लकड़ियों की क्या मिली है? नालियाँ किससे बनाई जाती थी? लकड़ियों से बनाई जाती थी। हवन कुंड मिले हैं, बैलगाड़ी मिली है, और क्या मिला है? बेलनाकार मोहरे जो है हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। ठीक है, और अगर विस्तृत एक बार फिर देखें तो कालीबंगा का तात्पर्य काले रंग की चूड़ियाँ होती है। घग्गर और सरस्वती नदी के पेटे में विकसित हुई थी। 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा खुदाई की गई थी। इसके उत्खननकर्ता एक तो बीबी लाल का मतलब होता है ब्रजवासी लाल, और BK थापड़ ने 1961-1962 में जो है यहाँ पर खोज की थी। पानी की निकास के लिए पक्की नालियाँ थी। पानी की निकास के लिए कैसी नालियाँ थी? पक्की नालियाँ थी, जिनको किससे ढका गया था? लकड़ी की नालियों से। ठीक है, लकड़ी की नालियाँ थी, तो पक्की थी, लेकिन ढका किससे गया था? लकड़ी की पार्टियों से। तो ये लोग जो है, इन्हें किसी प्रकार का धार्मिक ज्ञान नहीं था। ये लोग चावल, तांबा, हाथी से परिचित थे। अगर बात करें किसकी, एडिशनल में बात कर रहा हूँ मैं, कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो ये लोग किससे परिचित थे? चावल से। और किसके बारे में जानते थे? तांबे के बारे में जानते थे। ठीक है, चावल के बारे में, तांबे के बारे में, और किसके बारे में जानते थे? ये हाथी के बारे में जानते थे। चावल, तांबा और हाथी, इनके बारे में अच्छी तरह से परिचित है। एक तो चावल के बारे में, एक तांबे के बारे में, और एक हाथी के बारे में। आगे चलते हैं। इसे विश्व धरोहर में सम्मिलित किया जा चुका है। ठीक है, ये लोग सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। कौन सी लिपि? सेंधव। अगर पूछ ले कि कालीबंगा के जो लोग थे वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते हैं, तो सेंधव लिपि का ये प्रयोग करते थे। कौन सी लिपि आ गई? सेंधव लिपि का ये प्रयोग करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं।
दाएं बाएं लिखी गई, जो किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती। सेंधव लिपि की क्या विशेषता है, जो दाएं से किधर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं। इस सभ्यता में भूकंप और अग्निकुंड की साक्ष्य मिली है। अग्निकुंड तो आ ही चुका है, हवन कुंड या अग्निकुंड एक ही। और किसके साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के। इस सभ्यता से किसके साक्ष्य मिले हैं, भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता तथा ताम्र कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अगर इस सभ्यता की बात करें तो इस सभ्यता को, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कांस्य युगीन, कौन सी सभ्यता, कांस्य युगीन। इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता या फिर ताम्र कांस्य क्योंकि तांबे के बारे में परिचित थे, इस वजह से इस सभ्यता को या तो ताम्र कांस्य सभ्यता कहा जाता है या फिर कौन सी सभ्यता कहा जाता है, कांस्य सभ्यता कहा जाता है। आगे देखो, क्योंकि यह सभ्यता के अधिकांश उपकरण इसी धातु से निर्मित है। इस सभ्यता में एक बालक की खोपड़ी में जो 6 छेद मिले हैं और इस वजह से यहाँ के लोग शल्य चिकित्सा से परिचित थे, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। संस्कृत में कालीबंगा के लिए बहुधान्य कटक, अगर बात करें संस्कृत में कालीबंगा के लिए क्या यूज किया गया है, कालीबंगा के लिए बहुधान्य कटक, बहुधान्य कटक। तो कालीबंगा के लिए बहुधान्य कटक शब्द का उल्लेख मिलता है। किसका उल्लेख मिलता है, बहुधान्य कटक का जो है शब्द का उल्लेख मिलता है। जुते हुए खेत के भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य, भारत में प्राचीन तंदूरे। देखो एक और आंसर आ रहा है, देखो जुते हुए खेत के सर्वप्रथम साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ये आ ही चुका है, जुता हुआ खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा तंदूर, तंदूर क्या होता है, चूल्हे, तंदूर के साक्ष्य मिले हैं, यानी कि चूल्हों के साक्ष्य मिले हैं, चूल्हों के अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए। कुत्ता इस सभ्यता का सबसे पालतू जानवर था। अगर बात करें कालीबंगा सभ्यता का, तो कालीबंगा सभ्यता की बात करें तो कालीबंगा सभ्यता में सबसे जो पालतू जानवर था वो कौन था, कुत्ता। सबसे पालतू जानवर कौन था, कुत्ता। यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जौ और गेहूँ के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं, जैसे कि 2 फसल उगाए थे। अग्निवेदिकाएँ संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा के अलावा मात्र लोथल से प्राप्त हुई है। देखो 2 सभ्यताओं से जो है अग्निवेदिकाएँ प्राप्त हुई है। सिंधु घाटी क्षेत्र में कालीबंगा के अलावा कहाँ से मिली है, तो एक और सभ्यता है जहाँ से जो है अग्निवेदिकाएँ मिली है। एक तो सभ्यता है लोथल और एक क्या है, कालीबंगा। बस ये ध्यान रखना है, जहाँ से क्या मिली है, अग्निवेदिकाएँ मिली है। ठीक है, उसके पश्चात अगली सभ्यता की ओर रुख करते हैं। देखो कोशिश ये रहेगी कि कोई